बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। हमारे साथ बाजार पर बात करने के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट, लगातार हर डिप पर बाइंग, हर ख़राब खबर पर और ज़्यादा बाइंग, और लगातार मार्केट न्यू हाइज बना रहा है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए मौके अच्छे हैं बाइंग करने के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज जी। और आपने जैसे कहा कि स्मॉल कैप इंडेक्स आज न्यू हाई पे है, तो ऑब्वियसली मार्केट काफी पॉजिटिव है और ये काफी, मैं कहूंगा, ब्रॉड बेस्ड रिटेल पार्टिसिपेशन से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट्स को। मेरे ख्याल से इंडिया की जिस तरह से लास्ट 5 साल में डेवलपमेंट हुई है मार्केट की, ये काफी मुझे लग रहा है कि एक डेमोक्रेटाइज हुई है। एंड अनलाइक इन द यूएस हमारा सिचुएशन बहुत ही अलग है। यूएस में तो हम जो S&P 500 है उसमें से अगर टॉप 7 स्टॉक्स निकाल दें तो रेस्ट ऑफ द मार्केट ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो जो स्मॉल कैप्स और जो बाकी के स्टॉक्स है वहां पे बिल्कुल अंडर परफॉर्म किए हैं लास्ट पिछले 3 साल में। इंडिया का बिल्कुल उल्टा है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेटाइज हो रही है मार्केट, ब्रॉड बेस्ड रिटेल पार्टिसिपेशन हो रही है। वो हमारे डेमोग्राफिक्स से रिफ्लेक्शन भी है कि हम यंग कंट्री है और फास्टर ग्रोइंग कंट्री है। तो फास्टर ग्रोइंग कंपनी कंट्रीज में डायनेमिज्म अगर है तो ये स्मॉल कैप मिड कैप में ही स्टॉक सिलेक्शन मिलता है हमें। तो मेरे ख्याल से ये फिनोमिनन हम देख रहे हैं ऑफ अ यंग कंट्री ग्रोइंग वेरी फास्ट। ओके। तो मिहिर जी, इस समय थीम्स क्या बैक कर रहे हैं? आप कहाँ पर इस समय आपको लग रहा है कि पैसा बनेगा? देखिए, थीम्स तो हमारी काफी कंसिस्टेंटली यही रही हैं कि इंडिया को अगर 7% 8% जीडीपी ग्रोथ करना है तो दो तीन चीजों का टेलविंड चाहिएगा, और वो जो अभी हमें दिख रहा है। एक तो फिजिकल एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो ये सारे लिंक सेक्टर्स काफी लॉन्ग टर्म के लिए हम बुलिश रहेंगे। सेकंड इज सेविंग्स हैज टू सपोर्ट दैट। तो जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है वो हमें दिख रहा है। तो उसमें हम कहेंगे, ऑफ कोर्स बैंकिंग एंड एनबीएफसी तो होते ही है उसमें, लेकिन जो अदर सेक्टर्स हैं जो कैपिटल मार्केट्स के, जैसे एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, ये सब सेगमेंट्स भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे क्योंकि सेविंग्स को चैनलाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। और थर्ड टीम अगर हम देखें तो एक है कि प्रीमियम कंजम्पशन की, जैसे वेल्थ इफेक्ट हो रही है, जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो प्रीमियम आइटम्स की कंजम्पशन बढ़ रही है। तो अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो ये सारी जो थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं, वो डोमेस्टिक लिंक्ड है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारे ख्याल से फॉर द लॉन्ग टर्म ग्लोबल इकोनॉमी से काफी अच्छा ज्यादा ग्रो करेगी। तो हमारे जो सेक्टर्स फेवरेट्स हैं वो सारे डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं। ग्लोबली लिंक सेक्टर्स जैसे कि आईटी है, मेटल्स है, एनर्जी है, कमोडिटीज हैं, उस पे हम नेगेटिव रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मिहिर जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। आपके जितने भी फंड साइजेस में दिख रहा था वहाँ पे ट्रस्ट के फ्लेक्सी कैप फंड का जो लास्ट रिपोर्टेड आई थिंक AUM है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं, मैं 670 करोड़ रुपए का। अभी आप इन्वेस्टर्स स्पेशली जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अप्रोच करते हैं, क्या फ्लेक्सी कैप की ज़्यादा वकालत करेंगे इस वक्त? देखिए, फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पे मैं कहूंगा कि कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करता है तो ये एक डिफॉल्ट फंड होना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर को डिसाइड नहीं करना होता है कि कौन से मार्केट कैप बकेट में कितना डालेंगे, ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। तो एक इजी हो जाती है डिसीजन एंट्री टू द मार्केट के लिए। जब आप स्पेशलाइज फंड्स के लिए जाते हो, जैसे कि स्मॉल कैप फंड या सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड, तो उसमें जो कॉल है वो आपको लेनी पड़ती है एज एन इन्वेस्टर। तो वो लिटिल मोर लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन चाहिए, शायद आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे चॉइस फंड मैनेजर करता है कि स्मॉल कैप में, मिड कैप में कहां पे बेटर स्टॉक पिकिंग हो रही है, वो हिसाब से पोर्टफोलियो बन पाता है। दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक स्टार्टिंग के लिए ये ठीक है। एज यू ग्रो मोर सोफिस्टिकेटेड और आप अपने कॉल ले सकते हैं एडवाइजर के साथ मिलके, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द थीमेटिक एंड द अदर फंड्स। ओके, अच्छा अब एक बार फिर से लौट के आते हैं नंबर्स पे, सेक्टर्स पे, स्पेसिस पे। आ, इस वक्त तीन चीज़ें बहुत अच्छा कर रही हैं आज तो नहीं खैर एग्जैक्टली, बट मेटल्स और इसमें केमिकल्स हो गया, अगेन ग्लोबल ग्लोबल, और आई थिंक तीसरा आईटी। अब यूएस में अगर अगले 3-4 महीने में 2 इंस्टेंसेस में अगर रेट कट्स होते हैं मिहिर जी, स्पेशली ये ग्लोबली लिंक 3 स्पेस केमिकल, आईटी और मेटल्स, आपको लग कैसे रहे हैं इस पर चेस करने लायक?
एटलीस्ट कब तक? बिल्कुल। तो अब आपने एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि हम डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा पॉजिटिव हैं कंपेयर टू ग्लोबल सेक्टर्स। लेकिन ये आप तीनों जो सेक्टर आपने बताए, आईटी, केमिकल्स और मेटल्स, वो तीनों के ड्राइवर अलग है। मेटल सबसे पहले मैं कहूंगा कि की ड्राइवर हमेशा उसका चाइना रहेगा, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा मेटल प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। ऑलमोस्ट 60, 70, 80% जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वर्ल्ड की, वो चाइना में होती है। चाइनीज इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है और उनकी डेमोग्राफिक्स भी ऐसी है कि वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से मेटल्स का जो बेस्ट टाइम था लास्ट 10, 15, 20 साल में, वो ओवर हो गया है। मेरे इंडिया ऑफ कोर्स बढ़ेगा, बट आई डोंट थिंक चाइना जितनी डिमांड बहुत जल्दी आएगी। तो मेरे ख्याल से मेटल्स पे हम अभी भी स्ट्रक्चरली नेगेटिव रहेंगे। सेकेंड इज आईटी। आईटी कंप्लीटली लिंक टू द यूएस मार्केट्स है, और उसमें हमें लग रहा है कि व्हाइल द वर्स्ट इज ओवर, अभी भी जो ग्रोथ रेट्स आ रही है वो अभी भी सिंगल डिजिट के हिसाब से है। तो हम 9 to 11% की बात कर रहे हैं अच्छी कंपनीज की, इनफैक्ट 6 to 11%। तो मैं कहूंगा ये एक डिफेंसिव सेक्टर है, स्टेडी लो ग्रोथ बट गुड क्वालिटी सेक्टर में कहूंगा। ऐसी कम कंपनियां हैं जहां पे जो अग्रेसिव ग्रोथ की बात करें वो सारी मिड कैप्स में है। तो आईटी में हमारी चॉइस मिड कैप्स में ज्यादा है, जहां पे बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। बट जो लार्ज कंपनीज हैं उस पर हम इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये स्टडी है, कंसिस्टेंट है, लेकिन हाई ग्रोथ नहीं है। हाई ग्रोथ के लिए हम डोमेस्टिक सेक्टर्स में ज्यादा देख रहे हैं। और थर्ड आपने बात करी जो केमिकल सेक्टर की, उसमें मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है। दो तीन इसमें टेलविंड मैं कहूंगा। एक तो चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी में अच्छा बैठ रहा है, काफी सारी मल्टीनेशनल्स जो है इंडिया में सोर्सिंग का बेस बनाना चाहती है फॉर केमिकल्स एंड अदर थिंग्स। तो इसमें हमने देखा है कि कंपनीज काफी इवॉल्व हो चुकी हैं, हमारी कोर स्ट्रेंथ भी है केमिस्ट्री में। और काफी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने लास्ट 2-3 साल में कैपेसिटीज 50-100% तक बढ़ाई है। चाइना ने लास्ट ईयर रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन शुरू किया, रीस्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से हमने प्रेशर देखा। बट मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में ये प्रेशर कम हो जाएगा, और केमिकल कंपनीज जो अच्छी कैपेसिटीज डाल के बैठी हैं उनकी यूटिलाइजेशन से मेरे ख्याल से अच्छा एक अपस्विंग दिख सकता है हमें। तो ये तीनों सेक्टर मैं कहूंगा अलग डायनेमिक्स है, और ये हमारे व्यूज हैं। ओके। अच्छा, लेकिन ओवरऑल लार्ज कैप बैंक्स पर, प्राइवेट बैंक्स पर अब ये क्या व्यू बन रहा है? जो इतनी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है बड़े बैंकों की, वो कब तक कंटिन्यू करेगी? देखिए, बैंकिंग के बिना तो हम जीडीपी ग्रो नहीं कर सकते। पिछले 3-4 क्वार्टर में मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि आरबीआई ने लिक्विडिटी और जो मॉनेटरी पोजीशन है काफी टाइट रखी थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में वो उसका इम्पैक्ट आया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम रिकवरी देख रहे हैं तो वो डिमांड भी तो आनी है। मार्जिन प्रेशर, आई थिंक जिस तरह से फेड का जो रवैया है, सितंबर में हम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट 3 या 4 रेट कट यूएस के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके 2-3 बाद, उसके 3 या 4 महीने बाद इंडिया में भी रेट कट शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो टाइटनेस की जो पराशक्ता थी, जो पीक थी, वो मेरे ख्याल से वो अब कम हो चुकी है। और धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से लिक्विडिटी का जो सिचुएशन है, डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह, वो रिटर्न होगी। गुड थिंग इज दैट बैलेंस शीट में काफी क्लीन अप हो चुका है, तो बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड, एनबीएफसी आर वेल कैपिटलाइज्ड, वैल्यूएशंस भी अच्छे हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें वेट करना है क्रेडिट ग्रोथ का, जो मुझे लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में आ जाएगा। अच्छा महेश जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, बट एक बिहेवियर मार्केट का और था। आई मीन जून में, जुलाई में जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, जब बजट आया, दोनों ही अगर आप देखें, आई थिंक जो ये इवेंट्स थे, जब बाजार क्रैक हुआ, इंट्राडे में ही बाजार ने एकदम से गियर शिफ्ट करके अपना फोकस एफएमसीजी बढ़ा दिया था। और फ्रेंकली स्पीकिंग एफएमसीजी की अर्निंग्स भी अच्छी थी, एंड स्पेशली विद इन अर्निंग्स उनके जो रूरल वॉल्यूम्स थे वो अच्छे थे, उनकी कमेंट्रीज भी अच्छी थी। एफएमसीजी में आपका कन्विक्शन क्या है जब आप घरेलू बाजार और डोमेस्टिक स्पेस की बात करते हैं जब? सो एफएमसीजी में मैं कहूंगा कि काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस आई है, और वो जायज भी थी, क्योंकि रूरल कंजम्पशन इतना अच्छा पिकअप नहीं हुई थी। अब जाके हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है एफएमसीजी में। तो मैं ये कहूंगा एफएमसीजी अगेन एक डिफेंसिव सेक्टर है, और अगर आपका मार्केट व्यू अच्छी तरह से पॉजिटिव है तो ये सेक्टर रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स देगा, लेकिन शायद जो हमने जो सेक्टर्स, प्रेफर्ड सेक्टर्स की बात करी, जो
जो थीम्स के लिंक्ड है वो शायद आउट परफॉर्म करें। तो हाइडिंग प्लेस के लिए ये सेक्टर है या अपना आईटी सेक्टर है, वो मैं कहूंगा मॉडरेट ग्रोथ, मॉडरेट रिटर्न्स, सेफ कंसिस्टेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो एक जब वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, तो ये सेक्टर्स में लोग जाके छुपते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करें, तो मेरे ख्याल से ये जो हमने थीम्स बात करी उसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिहिर जी, और हमसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ